जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे विरासत। विरासत क्या चीज़ होता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे भारतीय संस्कृति, ठीक है, उसमें एक था भारतीय विरासत। बिना भारतीय विरासत को समझे हुए हम लोग भारतीय संस्कृति को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं विरासत क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि विरासत होता क्या है। देखो, विरासत वो चीज़ होता है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है, जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होता है और हमारे चारों ओर मौजूद होता है। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें मौजूद है, जो हमें पूर्वजों से हमें मिला है, वही तो विरासत है। वही क्या है, विरासत है। यह प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। विरासत प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने इसको दो भाग में बांटा है, एक प्राकृतिक और दूसरा सांस्कृतिक, ठीक है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। हमें इसमें देखेंगे सबसे पहले प्राकृतिक विरासत क्या क्या है। देखिए, विरासत मतलब वे सुख सुविधाएं, वे तौर तरीके जो हमें पहले से मिला हुआ है, हमारे पूर्वजों ने डेवलप किया है, ठीक है, वही तो विरासत है। उसको हम लोग आगे लेके जाते हैं। चलिए, सबसे पहले प्राकृतिक विरासत में क्या क्या आपके पास है। भूमि है कि नहीं है बताइए जरा। वन है ना, जंगल है, वन्य जीव है। अब जब वन है बेटा, तो वन में क्या होता है, जंगली जीव होते हैं, वो भी एक प्रकार का विरासत ही है, वो बहुत काम देता है, ठीक है। जैसे वन्य में बहुत सारे जीव है, हिरन, हाथी वगैरह, ठीक है। अब देखिए, फिर है मरुस्थल नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। नदी भी हमारा क्या है, विरासत है। कैसा विरासत, प्राकृतिक विरासत है। नदी के बिना, देखिए, नदी के बिना भी जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पानी कहाँ से आएगा, सिंचाई वगैरह के लिए, ठीक है बेटा। इधर देखो, समुद्र भी क्या है, एक हमारा विरासत है, प्राकृतिक विरासत है, ठीक है। यह देखिए, झील भी कैसा विरासत है, प्राकृतिक है। और पर्वत पहाड़, ठीक है। अब खनिज मतलब जो मिनरल्स पाए जाते हैं, प्राकृतिक है ना, वो भी हमारा एक विरासत है, प्राकृतिक विरासत है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, सांस्कृतिक विरासत क्या होता है। ये दो टाइप का होगा, एक मूर्त और एक अमूर्त। एक होगा मूर्त और एक होगा अमूर्त। इसी को हम लोग मानव निर्मित भी कह सकते हैं। सांस्कृतिक को ही क्या कहेंगे, मानव निर्मित विरासत। अब ये भी दो टाइप का है, एक मूर्त है। मूर्त किसको कहेंगे, पुरातात्विक, जो इमेज में है, मूर्त जिसका मूर्ति हम बना सकते हैं, इमेज कल्पना कर सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी को। लेकिन अमूर्त क्या है, अमूर्त के मतलब जो जीवंत है, जीवंत मतलब जो जिंदा है, आज भी हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है, वो कैसा विरासत है, अमूर्त विरासत, जिसको जीवंत विरासत भी कहेंगे। बेटा, मूर्त विरासत में क्या क्या आएगा, तो जितने भी पुरातात्विक चीज़ है वो कौन से विरासत में आएगा, तो मूर्त विरासत में आएगा। ये मूर्त रूप में आज भी हमारे यहाँ मौजूद है, हमारे आसपास मौजूद है। जैसे देखिए, स्मारक और स्तूप। आप बहुत सारे स्मारक और स्तूप देखे होंगे। अब देखिए, चैत्य, इसकी चर्चा करेंगे हम। विहार, जैसे देखिए, आपका जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है, आपको पता है कि वहाँ पे बौद्ध भिक्षुक वगैरह क्या करते थे, विहार करते थे। और आपको भी पता है कि उसी के मतलब कारण हम लोग का स्टेट का नाम बिहार भी पड़ा है, ठीक है। इस चीज़ बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या, विरासत। मंदिर विरासत है, कैसा, मूर्त विरासत है। मस्जिद भी विरासत में हम लोग को मिला है, ठीक है। और क्या, गुरुद्वारा। ये देखिए, मृद भांड, यहाँ पे मैंने लिखा मृद भांड बेटा, मृद भांड। देखिए, मृद भांड के मतलब क्या होता है, मृद भांड के मतलब मिट्टी के बना हुआ बर्तन, यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, मृद भांड कहते हैं। मिट्टी से बने हुए बर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, मृद भांड कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ क्या है, मूर्ति, क्या है, मूर्तियाँ। यहाँ पे देखिए मिट गया है, मूर्तियाँ भी कौन सा विरासत है, तो मूर्त विरासत में है। और यहाँ पे देखिए, अभिलेख है ना, अशोक का अभिलेख आपने नाम सुना होगा। इन सबको क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, मूर्त विरासत। कैसा विरासत, मूर्त, जो कि आता है सांस्कृतिक में। चलिए अब देखिए अमूर्त या जीवंत। देखिए क्या है, आदमी जो है बड़ा ही
कौशल हुनर वाला चीज होता है, ठीक है। आदमी अपने, इंसान अपने हुनर के दम पर, अपने कौशल के दम पर बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार करता है, अपने रहन सहन ढंग को डेवलप करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, ठीक है। जो अपने दिमाग के बेसिस पर जो मतलब बनाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सांस्कृतिक विरासत। जिसमें देखिए भाषा और साहित्य का विकास, ये प्राकृतिक नहीं, आदमी के दिमाग की उपज है क्या, भाषा और साहित्य। दूसरा देखिए त्यौहार, ऐसा नहीं कि त्यौहार आपको ना कोई मतलब कि नेचुरली त्यौहार मिल गया है, ऐसा नहीं है। इंसान अपने सारे त्यौहार को अपने दिमाग के बल पर, कौशल के बल पर, और मेले भी क्या है, इंसान की दिमागी उपज है। कोई भी रीति या रिवाज हो हमारे सोसाइटी में, समाज में, वो सारे रीति रिवाज क्या है, इंसानी दिमाग की उपज है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और समय नए नए रीति रिवाज क्या होता है, बनते हैं, और रीति रिवाज टूटते भी हैं। जैसे आप देखेंगे सती प्रथा, उसके बाद फिर वो ख़त्म भी होना, ठीक है। तो ये रीति रिवाज भी इंसान का दिमागी उपज है, ये अमूर्त है, जीवंत है, ठीक है। ये दिमागी उपज है। देखिए अमूर्त क्या है, दिमागी उपज है, और ठीक है मूर्त क्या है, जो कि इमेज के रूप में मौजूद है। अभी देखिए धार्मिक विश्वास भी दिमागी उपज है। कोई किसी धर्म में विश्वास कर सकता है तो कोई किसी और में कर सकता है। अभी देखिए चित्रकला भी कैसा है, कोई थोड़ा ना प्राकृतिक आपको पहले से मिला हुआ है। ये प्राकृतिक में भले मौजूद चीज़ों का हम लोग चित्र बनाते हैं, लेकिन बनाते तो दिमाग से ही है ना, दिमाग में सोचते हैं। नृत्य भी क्या है, इंसान की दिमागी उपज है। क्लियर? थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को हम लोग आराम से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आराम से सुनिएगा, एक एक बात को, लेक्चर को सुनिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ हम लोग बात करेंगे विरासत की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि विरासत वह है जो हमें कहाँ से मिला है, हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, और हमारे चारों ओर क्या है बेटा, विद्वान है। यानी कि जो चीज़ हमारे पूर्वजों से हमें मिला है और हमारे चारों ओर विद्वान है, उसे क्या कहते हैं, विरासत कहते हैं। यह प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है, ठीक है। यह एक और किसी स्थान, क्षेत्र या देश, तो दूसरी ओर एक परिवार या तो समुदाय या तो किसी लोग का विशिष्टता को, मतलब कि विशेषता को बताता है या तो पहचान को बताता है विरासत, ठीक है। विरासत का जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा है कि इसको दो भाग में हमने बांटा है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत को सबसे पहले देख लेंगे, हमने यहाँ पे देखा भी है। एक बार हम चाहेंगे कि आप सुने, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आराम से लिखेंगे, प्राकृतिक विरासत और डैश दे के लिखेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक विरासत में प्राकृतिक विशेषताएं होती है, जैसे कि भूमि है, वन है, वन्य जीव है, मरुस्थल है, नदी है, समुद्र है, झील है, पर्वत है, खनिज है। क्लियर? ठीक है। आपको पता है कि भारत की ऋतुओं की विविध भूमि प्रकार एवं जीव जंतु की विविधता ने देश को सांस्कृतिक विरासत के निर्माण को प्रभावित किया। देखिए भारत में एक मतलब मौसम जो परिवर्तन, वो भी एक प्रकार का क्या है, वो भी विरासत है। कई देशों में ये सब मौसम इतना ज़रा नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, विरासत है ये भी, और ये हमारे देश को काफ़ी प्रभावित भी करता है। इस तरह भारतीय संस्कृति जो है प्राकृतिक, पर्यावरण एवं लोगों के बीच निकट संबंधों का परिणाम है। हमारा इंडियन जो विरासत है, भारत का जो विरासत है बेटा, वो क्या है, इंसानों की, देखिए प्रकृति भी इसमें शामिल है और इसमें पर्यावरण भी है। देखिए प्रकृति भी है, प्रकृति कहने का मतलब पर्यावरण, और इसमें बेटा जो लोग हैं उनके बीच के संबंध भी पाया जाता है, ठीक है। उसका ये परिणाम है हमारा विरासत। जो भी हम लोग अपने देश में सारी चीज़ देख रहे हैं वो प्राकृतिक और लोगों के दिमाग का उपज है। क्लियर? चलो देखते हैं आगे। जो पर्वत है, नदी है, पशु पक्षी है, वृक्ष है, हमारी लोक कथाएँ हैं अलग अलग बहुत टाइप के, ठीक है। उसमें पौराणिक कथा है, जैसे कला भी है, जिसमें आप लोग बहुत सारा कहानी सुनेंगे। पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियाँ, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में भी पशु और पक्षी का चित्रण किया गया है। देश के विभिन्न स्थानों की लोक कथाओं में पशु पक्षी का प्रयोग होता है। विषय वस्तु के अर्थ
और विचार को स्पष्ट करने के लिए भी हम लोग इन चित्रों का क्या करते हैं, पशु पक्षियों का भी इस्तेमाल करते हैं। कोई मतलब देखिए मुहावरेदार तरीके से हम लोग चीज़ों को समझाने के लिए पशुओं का भी, जैसे एकदम शेर है मतलब अपने आप को बहादुर बताने के लिए शेर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इन सारे चीज़ को हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। क्लियर इट। देखिए प्राकृतिक शक्तियों को दैवीय रूप भी देना हमारे संस्कृति का अंग रहा है। हम लोग प्रकृति को भी एक दैवीय रूप देते हैं। जैसे देखिए पेड़, पीपल के पेड़ को हम लोग भगवान बना देते हैं, गंगा नदी है उसको भी हम लोग भगवान माता बना देते हैं। ठीक है, तो दैवीय रूप दे देते हैं। ठीक है, जैसे गंगा जमुना की पूजा, पीपल, तुलसी जैसे पेड़ों को पवित्र माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय एवं लोक संगीत में भी प्रकृति एवं ऋतुओं के साथ गहरे संबंध को देखा जा सकता है। 12 मासा ऋतुओं के चक्र को दर्शाती है। 12 मासा एक है कुछ जो कि ऋतुओं को चक्र को दर्शाता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं सांस्कृतिक विरासत। आपके सामने है यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत। आराम से थोड़ा सा लेक्चर सुन लीजिए 5 मिनट आगे की कथा करने से पहले। ठीक है, मनुष्य की अपनी योग्यता कौशल और कलात्मक प्रतिभा के बल होता है। मनुष्य के अंदर एक योग्यता होता है, कौशल होता है और कलात्मक प्रतिभा होता है, जिसके द्वारा वो सांस्कृतिक विरासत की क्या करता है, आविष्कार कर देता है जी। इसमें विभिन्न धार्मिक सामाजिक परंपराएं शामिल होता है। सांस्कृतिक विरासत को मूर्त एवं अमूर्त 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए मूर्त और अमूर्त में उन्हें बांटा है। इसमें बेटा मूर्त में क्या क्या आएगा वो आप देख सकते हो लगातार बोर्ड पे। मूर्त में आपको आएगा स्मारक, स्तूप, चैत्य विहार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मृदभांड, मूर्तियाँ, अभिलेख। और अमूर्त में भी आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा होगा भाषा सहित त्यौहार, मेले, रीति रिवाज वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विरासत का संरक्षण। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग विरासत समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे किसी के घर में सिंपल घरेलू मामले में देखेंगे, किसी के पेरेंट लोग बहुत अमीर हैं तो बहुत बड़े घर बना के दिए, तो उन्हें वो क्या मिला, विरासत है। ठीक है, अब हम देश की बात करेंगे तो हमारे मतलब पूर्वजों ने हमारे देश के लिए मतलब समुद्री सीमा बना के रखा है, प्राकृतिक जैसे अब चीज़ों को यहाँ पे सिक्योर करके रखा हम लोगों के लिए, जैसे जल संरक्षण वगैरह वगैरह। सांस्कृतिक कार्यक्रम या तो समाज में मतलब बहुत तरह के रीति और रिवाज है, ऐसा भी हमारा क्या है, विरासत है। और इसी के बेस पर हम लोग का जीवन क्या होता है, आगे बढ़ता है। क्लियर इट। चलिए विरासत तो हम लोग जान गए, अब जानेंगे हम लोग विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी है और इसके कारण क्या है, क्यों हमें विरासत का संरक्षण करना चाहिए। तो देखिए इसका 2 मेजर हमने कारण बताया। पहला कि विरासत हमारा राष्ट्रीय क्या है, गौरव है। विरासत हमारा राष्ट्रीय पहचान हो जाता है। ठीक है, दूसरा जैसे कि हम लोग हमारे देश में अगर कोई बड़ा चीज़ है जो दुनिया में कहीं नहीं है तो वह चीज़ हमारे गौरव का कारण बन जाता है कि हमारे यहाँ तो ये है। जैसे देखिए किसी गांव देहात में देखिए, अपने घर में, आपके घर में अगर कोई अच्छा सा कोई चीज़ है तो आपका घर में एक बड़ा हाथी है तो क्या होता है, फलाने घर में हाथी है, बड़ा गाड़ी है। ठीक है, तो एक गौरव का विषय बन जाता है क्या, विरासत हमारा। इसलिए विरासत का संरक्षण करना जरूरी हो जाता है। दूसरा इसका आर्थिक महत्व भी है हमारे देश के लिए। ठीक है, पहला एक विदेशी पर्यटन, विदेशी मुद्रा। जैसे अगर हमारे यहाँ विरासत में ताजमहल है और तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में। ठीक है, सबका अभी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पे विदेशी यात्री लोग आएंगे तो विदेशी मुद्रा लाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा आर्थिक स्थिति भी क्या होगा, थोड़ा जरूर मतलब रखेगा इसमें। ठीक है, दूसरा स्थानीय रोजगार। देखिए अगर हमारे पास कोई विरासत है, जैसे हम लोग बोध गया जाते हैं तो बोध गया में क्या है, आसपास में विदेशी लोग आते हैं दूर दूर से। ठीक है, उससे क्या होता है, स्थानीय लोगों को वहाँ पे क्या मिलता है, रोजगार मिलता है जी। रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमारे विरासत का संरक्षण करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया, विरासत से रोजगार भी मिलता है, हमारे आर्थिक स्थिति को ये क्या करता है। अच्छा एक चीज़ और है इसका फ़ायदा, जैसे देसी जो विरासत है हमारे देश को जोड़ता है। जैसे कोई चीज़ है जो महाराष्ट्र में है, बिहार में नहीं, तो यहाँ से लोग वहाँ से लोग यहाँ जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे देश के संस्कृति का आदान प्रदान होता है, देश एकजुट हो जाता है किसी विरासत को लेकर। तो विरासत का काफ़ी महत्व होता है, इसलिए हमें विरासत का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। क्लियर इट।
देखिए अब हम लोग देखेंगे विरासत, विरासत के लिए चुनौतियाँ, मतलब विरासत के संरक्षण के लिए क्या क्या चुनौती आता है। ठीक है, हमारे जो भी विरासत है उसके लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं। देखिए हमारे विरासत के लिए आज समुचित कोई उचित योजना ना होने के कारण विरासत खतरे में है। दूसरा, बहुत ऐसे विरासत हैं जो कि जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसकी निरंतरता को, मतलब किसी खास समय में कोई चीज़ काफ़ी फेमस होता है, अगर उसको संरक्षण ना मिले तो आने वाले समय में उसका जो गरिमा होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम जाता है। ठीक है, तो एक चुनौती हो जाता है। दूसरा, उसका विरासत का दुरुपयोग, जैसे आपका जल भी एक क्या है, विरासत है, प्राकृतिक विरासत है, अगर उसको हम दुरुपयोग करेंगे तो इसका खतरा हो जाएगा। जैसे देखिए पर्यावरण, ठीक है, या तो फिर ओजोन, ये भी हम लोग का एक विरासत है। अगर हम इसके लिए समुचित योजना नहीं बनाएंगे, इसका दुरुपयोग करेंगे, तो फिर क्या होगा, इस पर खतरा बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिए। ठीक है, और आप देख रहे होंगे बहुत सारे समुद्र, जंगल, पशु पक्षी, ये सब भी खतरे में है। अगर इसको हम समुचित योजना लागू करेंगे इसको संरक्षण के लिए, तो इसमें और भी सुधार लाया जा सकता है। क्लियर। भूमंडलीकरण के कारण होने वाली तीव्र परिवर्तनों ने विरासत के लिए चुनौतियां प्रस्तुत कर दी है। आज जो भूमंडलीकरण है उसके कारण भी विरासत के लिए चुनौती प्रस्तुत कर दिया है। अच्छा, एक चीज, पर्यटन में हुई अनियंत्रित वृद्धि। देखिए आप देखिए कभी कभी मेले वगैरह में भी जाते हैं, तो मेला मतलब भी हम लोग का विरासत है, लेकिन अगर उसमें नियंत्रण ना हो, वॉलेंटियरिंग सही ना हो रहा हो, तो वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े वगैरह, तो वो नुकसान भी हो जाता है। फिर बाद में वहाँ पे मेला नहीं गया, लड़ाई हो जाता है, मेला नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब विरासत है, विरासत का हमें उचित संरक्षण करना चाहिए। क्लियर इट। और विरासत के प्रति अवहेलनापूर्ण रवैया, विरासत के प्रति अवहेलनापूर्ण रवैया भी विरासत के लिए क्या है, खतरा है। अवहेलनापूर्ण कहने का मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, चलो जाने दो, छोड़ो हटाओ, है तो है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे सरकार ने काफ़ी सारे विरासत को संरक्षण के लिए काफ़ी सारी योजना चला रही है और बहुत सारे काम भी कर रही है। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है, लेकिन हम जनता लोग को भी चाहिए कि हम विरासत के बारे में जानें। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। विरासत को संभालने के लिए सबसे अगर अहम कोई कड़ी है तो वो जागरूकता भी हो सकता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए अब हम लोग देखेंगे विरासत के संरक्षण के उपाय। विरासत के संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सब विरासत के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ संविधान में भी बताया गया प्रावधान है कि देखिए संरक्षण के लिए नागरिकों का एक कर्तव्य बताया गया है कि नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो विरासत को क्या करे, संरक्षण करे और संस्कृति समृद्ध। देखिए हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करना हम देश के नागरिकों का यह क्या है, एक कर्तव्य है। और वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य सहित पर्यावरण को बचाए और उसमें सुधार करने के लिए, ठीक है, राज्य का दायित्व भी होता है। ठीक है, संविधान में हमारा है। और आपको पता होगा कि 1952 में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का भी स्थापना हुआ। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड, भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का स्थापना कब होता है, 1952 में, 1952 में होता है। क्लियर। और ये जो भारतीय वन्य जीवन बोर्ड है ये क्या करती है, वन्य जीवन को बचाने के लिए, जैसे चिड़िया घर बनाने के लिए या तो फिर आपको राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं चिड़ियाघरों के निर्माण के संबंध में परामर्श देता है। कौन, भारतीय वन्य जीवन बोर्ड। ठीक है, तो ये हमारे संविधान में भी इसके लिए कार्य किया गया है। हमें प्राणियों से करुणा का भाव रखना है, दया का भाव रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं पे कोई कबूतर मिले तो उसको उड़ा ही दें। ठीक है, तो हमें प्राणी मात्र से क्या करना, करुणा और दया रखना। ये हमारा संविधान में ये हम भारतीयों का ये क्या है, कर्तव्य भी बताया गया है। ठीक है, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972, वन्य जीवन बोर्ड हुआ और वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीवन सुरक्षा, यहाँ पे बोर्ड को हटा के क्या कर दीजिए, सुरक्षा कर दीजिए, सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम,
सुरक्षा क्या अधिनियम, अधिनियम का गठन कब होता है? 1972 में, 1972 में, कब? 1972 में गठन होता है वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम का, जिसके तहत उद्यान एवं अभयारण्य की स्थापना किया गया। ठीक है, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम के तहत 1972 में उद्यान मतलब समझ रहे हो, वही चिड़ियाखाना वगैरह के और अभयारण्य की स्थापना हुआ। ठीक है, पुरातात्विक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संसद ने प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 को पारित किया। ठीक है, पुरातात्विक मतलब कि विरासत, स्मारक और ये सब चीज़ों को, स्थल को बचाने के लिए भी हमारे यहाँ कौन सा अवशेष अधिनियम बना? मूर्तियाँ आदि का के लिए अवशेष अधिनियम बनता है। कब? 1958। 1958 में कौन सा अधिनियम बना? तो पुरातात्विक संरक्षण, पुरातात्विक से मूर्ति, स्मारक, मंदिर, मस्जिद को मतलब बचाने के लिए, संरक्षण के लिए कौन अधिनियम बना? का 1958 में बना बेटा। ठीक है, पुरातात्विक अवशेष अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, जिसके तहत पुरातात्विक खुदाई से निकली सामग्री, मूर्तियां आदि की सुरक्षा किया जाता है। 1958 के जो अधिनियम बना पुरातात्विक संरक्षण, जिसके तहत जो भी खुदाई से जो प्राप्त होता है या तो फिर जो पहले से विरासत में मौजूद है उसकी मतलब सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये जो अधिनियम है आपको बता दूं कि भारत सरकार में 1904 के अधिनियम का एक विस्तार है। 1904 में कर्जन के नाम सुने होंगे। ठीक है, उसके समय आया था। ठीक है, वह अधिनियम जो है, यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंसी सरकार की अनुमति के बिना पुरातात्विक खुदाई नहीं कर सकता है। इसमें क्या है? कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति बिना सरकार के अनुमति के बिना पुरातात्विक खुदाई नहीं कर सकता है। वो देश का संपत्ति होगा, राज्य का। ठीक है, सरकारी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे जनता की भूमिका। ठीक है, जनता की, देखिए इसमें जनता की भी भूमिका रहती है। जैसे देखिए मतलब छोटे पैमाने पर जनता की जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मतलब बहुत सारे गांव में भी बहुत ऐसा मतलब विरासत होता है जिसे लोग पहचान ही नहीं पाते हैं और उसका क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। कई गांव में देखिए लोग उसको क्या कर देते हैं? घेराबंदी। कोई ऐसा चीज़ है जो पुरातात्विक होता है तो उससे लोग क्या कर देते हैं? घेराबंदी कर देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उसकी चौकसी करते हैं। ठीक है, तो जनता की भी भूमिका इसको में रहती है सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण के लिए। अब हम लोग देखेंगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 1950। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद क्या? 1950। ये क्या है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 1950 क्या है? देखिए इसके अंतर्गत भारत एवं दूसरे देश, भारत या तो कोई अन्य देश, ठीक है, दूसरा देश के बीच सांस्कृतिक संबंध एवं आपसी सूझबूझ को स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 1950 में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1950 में किया गया। ठीक है, जब हम लोग का देश गणतंत्र हुआ। ठीक है, तो इसका क्या जरूरी था? तो देखिए भारत एवं इसके दूसरे देश के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है उसकी आपसी सूझबूझ को स्थापित करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। और इसकी स्थापना की गई और इसका कारण यह भी था कि यह भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय से संबंधित है। ये जो कानून है एक तरह से भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय से भी संबंध रखता है। क्लियर इट? चलिए आज के वीडियो के अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। देखिए अभी हिस्ट्री हम शुरू किए हैं, आराम आराम से हम लोग को पढ़ना है। पूरा बीपीएससी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको दूं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन हम बता दें सीरियल नंबर से हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल कौन कौन सा टॉपिक? सबसे पहले हम लोग भारतीय संस्कृति पढ़ रहे हैं, अभी विरासत चालू है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या?
इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पढ़ेंगे। इसके बाद शिल्प कला, मूर्ति कला, वस्त्र निर्माण, उसके बाद चित्रकला, नृत्य कला, संगीत गायन, रंगमंच। ठीक है, ये विषय सूची में बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्राचीन भारत को हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के बाद फिर वैदिक काल, वैदिक काल हम बताएंगे पूरा डिटेल्स में। डिटेल्स का मतलब क्या, एकदम ऑथेंटिक बात करेंगे, ज़्यादा उसमें कुछ लोचा लफड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, उसके एकदम नोट से समझ लो कि मैं अपना बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्योत्तर काल को पढ़ लेंगे। उसके बाद गुप्तोत्तर काल, फिर पूर्व मध्य काल, उसके बाद हम लोग मध्यकाल भी देखेंगे। मध्यकाल के बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संस्कृति के मतलब थोड़ा सा डिटेल्स देख लेंगे। उसके बाद भारतीय समाज का परिचय, उसके बाद भारत में विवाह वगैरह। ठीक है, और वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, भारत में धर्म, उसके बाद भारत के जनजाति हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद नगरीकरण, उसके बाद समस्याएं और समाधान, फिर भारत में प्रवास और विकास संबंधी मुद्दे, फिर महिला संगठन का आंदोलन, उसके बाद भारत में विविधता। इतना बताने के लिए कम से कम 30 क्लास हम लगातार देंगे, 30 क्लास। उसके बाद देखिए ये सब मेंस के लिए है, बीपीएससी मेंस के लिए ये सब चैप्टर है, यूपीएससी मेंस का भी ये सब चैप्टर है। ठीक है, तो हम लगातार कोशिश करेंगे कि मेरा जो नोट है उसको मैं आपके सामने क्या करें, डेली कम से कम एक वीडियो आपको हम डालें। ठीक है, तो अगर ये सारा चैप्टर्स हमने जो बोला उसको आपको देखना है लगातार, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए, कर दिए हैं तो फिर ठीक है, उसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए बस। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।